दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज के इस शो में बताऊंगा कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के पहले जब लता मंगेशकर की तबीयत खराब हुई तो चेकअप के बाद डॉक्टर ने किया एक सनसनीखेज खुलासा। क्या था? इसके अलावा आज ही मैं आपको बताऊंगा कि अमृतसर पहुंची लता मंगेशकर को याद आ गई पाकिस्तान में रह रही नूरजहां जी की, और वो जिद कर बैठी कि वो नूरजहां जी से मिलने के बाद ही अमृतसर से वापस बंबई जाएंगी। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां आज की महफिल में चर्चा में रहेंगी। फिलहाल तो शुरुआत करते हैं 1962 की एक फिल्म 20 साल बाद। 20 साल बाद के एक गाने को रिकॉर्ड करने से पहले लता जी हो गई बीमार। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार जी गीत रिकॉर्ड करने को तैयार थे। म्यूजिशियन, स्टाफ, स्टूडियो सब रेडी, मगर लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग में नहीं आ सकी। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन जब लता मंगेशकर सुबह सोकर उठी तो उन्हें लगा कि तबीयत कुछ गड़बड़ है। पेट अपसेट था। लगा थोड़ा आराम करने पे शायद तबीयत बेटर हो जाए, मगर जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे हालत तबीयत बिगड़ने लगी। अचानक वॉमिट शुरू हो गई। ग्रीन ग्रीन स्टफ निकलना शुरू हो गया। शी स्टार्टेड थ्रोइंग अप। डॉक्टर बुलाया गया। बहुत कमजोरी आ गई थी। बिस्तर पकड़ के बैठ गई, लेट गई। डॉक्टर ने चेकअप किया घर पर, और जब एक्सरे निकाला गया तो डॉक्टर्स परेशान हो गए। फैमिली वालों ने पूछा, बताइए आप क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने कहा, लता जी को खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं परिवार की क्या हालत हुई होगी। और यह निर्णय लिया गया इस खबर को सुनकर। लता जी की बहन उषा मंगेशकर ने सभी लोगों को जो किचन में जाते थे सख्त इंस्ट्रक्शन दिया, कोई खाना नहीं बनाएगा। आज के बाद उषा मंगेशकर अपनी दीदी लता के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाएंगी। पहले बनाता था कुक, वो दिखाई नहीं दिया। बहुत ढूंढा, खोज की, घर पर नहीं दिखा, बाहर ढूंढा, पता नहीं पड़ा। हो सकता है डॉक्टर के आते ही मौका देखकर भाग गया हो। लाख कोशिशें करने के बाद, सर्च करने के बाद, ये कुक जो उनके घर पे खाना बनाता था, इसका कोई ट्रेस नहीं मिला, ना ही वो अपनी बची हुई पगार लेने आया। तो सबने ये निष्कर्ष निकाला कि जरूर किसी ने लता मंगेशकर के खिलाफ साजिश रची होगी और इस कुक को डिप्यूट किया होगा ऐसा काम करने के लिए। आप ताज्जुब करेंगे दोस्तों, इस स्लो पॉइजनिंग की ट्रेजेडी के बाद लता जी को वापस रिकवर होने में पूरे 3 महीने लग गए। घर पे ही इलाज होता रहा। उनके इलाज के दौरान उनके एक दोस्त ने उनका बहुत साथ दिया, और वो थे शायर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब। मजरूह साहब शाम रोज 6 बजे घर पहुंच जाते लता जी के, और घंटों तक उन्हें कविताएं सुनाते, शायरी सुनाते, गप्पे मारते। इस तरह ये सिलसिला लगातार 3 महीने तक मजरूह साहब ने जारी रखा, जब तक कि लता जी बिल्कुल फिट नहीं हो गई। और 3 महीने की बीमारी से रिकवर होने के बाद जो उन्होंने पहला गीत गाया वो था हेमंत कुमार जी की फिल्म 20 साल बाद का, और गीत के बोल थे, कहीं दीप जले कहीं दिल। संगीतकार सी रामचंद्र ने इस किस्से का जिक्र अपनी किताब में किया है, क्योंकि वो इस घटना के चश्मदीद गवाह भी थे। एक बार लता जी और सी रामचंद्र फिल्म झांझर के संगीत को लॉन्च करने के सिलसिले में अमृतसर पहुंचे। अमृतसर पहुंचने के बाद बातों ही बातों में जिक्र छिड़ गया
लाहौर का, पाकिस्तान का। अमृतसर से पास ही है लाहौर, और अमृतसर से लाहौर के बीच की सीमा भी वाघा बॉर्डर पर है। बातों ही बातों में लता जी को नूरजहां जी की याद आ गई। इस वक्त तक नूरजहां जी अपने हस्बैंड जनाब शौकत हुसैन रिजवी के साथ पाकिस्तान माइग्रेट कर गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे नूरजहां जी से बात करनी है, तो जनाब फटाफट ट्रंक कॉल लगाया गया और लता मंगेशकर और नूरजहां की बात अरेंज करवाई गई। दोनों फोन पर आईं, एक दूसरे की आवाज सुनकर चहक उठी। सलाम दुआ के बाद बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ तो तकरीबन यह सिलसिला 1 घंटे तक चला। सी रामचंद्र ये देखकर हैरान थे कि दोनों ने फोन पर न सिर्फ अपनी अपनी दास्तानें छेड़ी बल्कि गाने भी गाकर सुनाए। सी रामचंद्र जी आगे लिखते हैं कि लता का यह रूप उन्होंने पहली बार देखा था। लता बहुत खुश थी, बहुत खुश नजर आ रही थी, बच्चों की तरह, जैसे 2 बिछड़ी बहनें मिल जाएं और चहक चहक कर बातें करें। बातचीत का सिलसिला जब फोन पे खत्म हुआ तो लता मंगेशकर ने रामचंद्र जी से कहा उन्हें नूरजहां से मिलना है। रामचंद्र जी ने कहा भाई वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वीजा लगेगा तभी तो पाकिस्तान जाना हो पाएगा, ये सब पॉसिबल नहीं है। मगर लता जी जिद पर अड़ गईं। उन्होंने कहा मैं नूरजहां जी से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। सोचा गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की गई, उधर पाकिस्तान साइड से बात की गई और एक हल निकाला गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो नो मैन्स लैंड है, 2 कंट्रीज के बीच में एक जगह ऐसी करार दी जाती है, इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से नो मैन्स लैंड बोलते हैं, जिस पर किसी गवर्नमेंट का हक नहीं माना जाता है, जो कि अमृतसर से ये नो मैन्स लैंड तकरीबन 35 माइल या 50 किलोमीटर दूर है। बाद में हम इसे जानते हैं वाघा बॉर्डर किया जाता है। सो वाघा बॉर्डर हमारी साइड की और उस साइड की जो बॉर्डर है उसके बीच का, जो आपने देखा होगा टेलीविजन के ऊपर किस तरह से उनके रेंजर्स और हमारे बीएसएफ के जवान परेड करते हैं वहाँ पर, कैसे फॉर्मेलिटी के साथ, बड़े अदब और अखलाक के साथ दोनों मुल्कों का झंडा उतारा जाता है। तो यहाँ पर मिलना तय हुआ और अगले दिन इधर से लता मंगेशकर अमृतसर से निकली और वहां से निकली मलकाए तरन्नुम नूरजहां अपने पति शौकत हुसैन रिजवी के साथ। वाघा बॉर्डर का दरवाजा खोला गया, उधर से पाकिस्तान साइड का दरवाजा खोला गया और नो मैन्स लैंड पर जैसे ही पहुंची दोनों भागते हुए 2 सगी बहनों की तरह गले से लिपट गई और रोने लगी, ज़ारो कतार एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। रामचंद्र अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हैं कि दोनों की इस मोहब्बत को देखकर वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें छलक पड़ी थीं। लता मंगेशकर 40 के दशक में उस समय के तकरीबन सारे संगीतकारों के लिए गीत गा रही थीं, मगर अभी भी एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर बाकी था जिसके म्यूजिक डायरेक्शन में उन्होंने कोई काम नहीं किया था, और ये थे नौशाद साहब। अच्छा, लता मुकेश जी को भैया बुलाती थी। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। मुकेश जी घर आए, बोले तुम्हें अभी मेरे साथ चलना है, नौशाद जी तुमसे मिलना चाहते हैं और फिल्म के लिए तुमसे गाना गवाना चाहते हैं। काफी समय के बाद इस ऑफर के मिलने पर उन्हें लगा कि शायद नौशाद साहब ने फिल्म लाहौर के गीत सुने होंगे, इंप्रेस होकर बुलाया होगा। ये गीत उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर श्याम सुंदर जी के लिए गाए थे। वो इस ऑफर से खुश तो थी, मगर उनके दिल में कहीं कुछ और चल रहा था। मुकेश जी ताड़ गए। उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्या सोच रही हो, कहां ख्यालों में खोई हुई हो। लता ने कहा, भैया आप जानते हैं मैंने बाबा के साथ, पिताजी के साथ क्लासिकल म्यूजिक के न जाने कितने स्टेज शोज किए हैं, और तभी से मुझे कहीं ना कहीं ऑडिशन देना बड़ा अजीब सा लगता रहा है। इसलिए बस मेरी एक ही शर्त है कि मैं नौशाद जी या किसी और कंपोजर को ऑडिशन नहीं दूंगी। अगर वो मुझसे सीधे गीत रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, ऑडिशन नहीं दूंगी।
मुकेश जी ने कहा ठीक है, मगर एक बार चल के उनसे बात करने में कोई बुराई नहीं है। और इस तरह मुकेश जी ने लता जी को नौशाद साहब से मिलने के लिए राजी कर लिया। इस घटना के बाद मुकेश जी ने नौशाद साहब को इन्फॉर्म कर दिया कि लता मिलने तो आएगी मगर गाना नहीं सुनाएगी। लेकिन नौशाद साहब को तो गाना सुनना था, तो उन्होंने एक तरीका निकाल लिया। जब लता मंगेशकर मुकेश भैया के साथ कारदार स्टूडियो पहुंची तो नौशाद साहब ने बड़ी ही चतुराई से लता से कहा, लता भाई, मैंने आपको कई बार सुना है, आप बहुत अच्छा गाती हैं, मुझे आपके सिंगिंग टैलेंट पे कोई शक नहीं है, बस मैं आपका उर्दू का तलफ्फुज देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरी अगली फिल्म के गाने में उर्दू के अल्फाज का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए आप मुझे कोई गजल सुना दीजिए। भाई ये मत समझना कि मैं आपका ऑडिशन ले रहा हूं कि ट्रायल ले रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं उर्दू के लफ्ज आपसे सुनना चाहता हूं। एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने बताया है कि इस बात पर अब उनको समझ नहीं आया कि वो नौशाद साहब को मना कैसे करें। नौशाद साहब ने इस तरह बात की कि मना करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तब मजबूरी में लता जी को फिल्म लाहौर की एक गजल उन्हें सुनानी पड़ी। सुनने के बाद नौशाद साहब बहुत खुश हुए और इस तरह लता जी ने नौशाद साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में जो पहला गाना गाया वो था एक डुएट। साथी कलाकार थे जीएम दुर्रानी। डुएट के बोल थे, हाय छोरे की जात बड़ी बेवफा। फिल्म का नाम चांदनी रात। इसके बाद तो रेस्ट इज द हिस्ट्री। क्या क्या गाने गाए हैं, क्या क्या दोनों का कॉम्बिनेशन, नौशाद साहब और लता जी कॉम्बिनेशन, दोनों को प्रणाम करते हुए लता जी ने गाया ऐ मेरे वतन के लोगों। ये गीत और भी ज़्यादा इसलिए मशहूर है कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री अपने भावनाओं को, जज्बात को रोक नहीं पाए और उनकी आंखें छलक पड़ी थी। मगर ये गीत लता जी से पहले ऑफर किया गया था आशा भोसले को। तो फिर क्या हुआ? ये बात है 26 जनवरी 1963 की। रामलीला मैदान दिल्ली में एक फंक्शन रखा गया था और इसके लिए नौशाद जी, शंकर जयकिशन और मदन मोहन जी को उनके सॉन्ग्स के साथ परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। इस लिस्ट में एक और नाम भी था, सी रामचंद्र का। मगर अन्ना साहेब सी रामचंद्र या चितलकर साहब के पास इस खास मौके के लिए कोई गाना, गीत, कंपोजिशन तैयार नहीं थी। उन्होंने ताबड़तोड़, जिसे कहते हैं फौरन, प्रदीप जी को कहा कि भाई देशभक्ति का एक गाना, शहीदों की कुर्बानी को चित्रण करने वाला एक गाना लिख डालिए। प्रदीप जी ने गीत लिखा और गीत के आप ताज्जुब करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 अंतरे, 100 स्टैंजास लिख डाले। और 15 दिनों की सिटिंग के बाद 5-6 अंतरे फाइनल कर लिए गए। सी रामचंद्र और लता मंगेशकर चूंकि उन दोनों साथ काम नहीं कर रहे थे, तो ग्रेट सी रामचंद्र ने आशा जी से इस सॉन्ग को गवाने का निर्णय लिया। मगर एक दिन प्रदीप जी ने रामचंद्र को फोन पर बताया कि भाई तुम्हारी और लता मंगेशकर की अनबन है, लेकिन मैंने जब लता मंगेशकर से बात की तो लता इस गीत को गाने के लिए तैयार है। अब एक तरफ रामचंद्र जी का फैसला, सी रामचंद्र जी का फैसला, और दूसरी तरफ ये ऑफर, कंसेंट के लता जी गाने को तैयार हैं। ऐसी हालात में सी रामचंद्र ने सोचा कि मैं ये गीत दोनों से साथ गवाऊंगा। गौर से सुनिएगा। अब फंक्शन से 3 दिन पहले 23 जनवरी को आशा जी और लता जी दोनों पहुंच गईं सी रामचंद्र के यहां। और इससे पहले कि दोनों रिहर्सल शुरू करती, लता जी ने आशा जी से कहा, आशा तुम रामचंद्र को क्यों नहीं बताती कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम दिल्ली नहीं जा सकती? लता जी के ऐसा कहने पर आशा भोसले जी ने रामचंद्र को बाहर बुलाया और इस गाने को गाने के लिए मना कर दिया।
सी रामचंद्र जी समझ नहीं पाए, असमंजस में थे। आशा से कहा, तुम जानती हो असल में मैं ये गीत तुमसे ही गवाना चाहता था। लता तो बाद में आई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कैसे पीछे हट सकती हो। मगर आशा नहीं मानी और वहां से बिना कोई कन्विंसिंग जवाब दिए चली गई। सी रामचंद्र को बुरा तो बहुत लगा। उन्हें पता था कि आशा अब मानेगी नहीं, मगर एक सवाल मन में बना रहा, आखिर आशा इस गीत को गाने के लिए क्यों राजी नहीं हुई। सी रामचंद्र के दिमाग में यह ख्याल, यह सवाल हमेशा कचोटता रहा कि आशा ने लास्ट मोमेंट पे गाना गाने से क्यों मना कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, यह बात सी रामचंद्र कभी भी नहीं जान पाए। मगर इस घटना ने इस गीत को लता जी की झोली में लाके रख दिया। और जो कहते हैं कि रेस्ट इज हिस्ट्री, नेहरू जी रो पड़े थे। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पब्लिक में देश के प्रति भावुक होके आंसू बह जाना, देश के प्रति भावुक होके, ये किसी सच्ची आत्मा की निशानी होती है। लता मंगेशकर को पहली बार सोलो गीत गाने का मौका मिला था 1948 की फिल्म जिसका नाम था जिद्दी। जिंदगी का आसरा समझे, बड़े नादान थे हम, आए समझे भी तो क्या समझे। जिंदगी का आसरा समझे, बड़े नादान थे हम, हाय समझे भी तो क्या समझे। देखो पोइट्री हुआ करती। लेकिन उन्हें इस सोलो गीत के लिए क्रेडिट नहीं मिला। उनकी जगह म्यूजिक के रिकॉर्ड्स में नाम आया था आशा, आशा का नाम। दोस्तों, ये आशा आशा भोसले नहीं, बल्कि जिद्दी फिल्म की हीरोइन कामनी कौशल का स्क्रीन नाम था। उस कैरेक्टर का नाम था जिद्दी में। हुआ यूं था कि कामनी कौशल की आवाज में थोड़ा तीखापन था और जनता ने यह गीत सुना तो उन्हें लता की आवाज में भी वैसा ही तीखापन लगा जैसा कि कामनी की आवाज में था। इसी गलतफहमी के चलते रिकॉर्डिंग कंपनी ने यह समझ लिया कि गीत लता ने नहीं बल्कि आशा यानी कि कामनी कौशल ने गाया है, इसलिए रिकॉर्ड पर नाम आया आशा। ये गाना उस जमाने में हिट भी हो गया। तो कामनी कौशल को इस गीत की बधाई के लिए उनके चाहने वालों के हजारों खत मिले। तब कामनी जी के मन में आया कि लता को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। कामनी कौशल जी ने अपने सारे फैंस को खत लिखकर यह इन्फॉर्म किया, बताया कि यह गीत उन्होंने नहीं बल्कि लता मंगेशकर ने गाया है। बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने रिकॉर्डिंग कंपनी को भी इस गलती को सुधारने की रिक्वेस्ट की। तब कहीं जाकर लता मंगेशकर को उनके पहले गीत के लिए क्रेडिट दिया गया। उस जमाने के जितने बड़े बड़े नाम थे, यू नेम इट, लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, ये सब सहगल भक्त थे। सहगल साहब को अपना आइडल मानते थे। 15 वर्षों के अपने फिल्मी करियर के स्पैन में सहगल साहब ने, कुंदन लाल सहगल ने तकरीबन 25 हिंदी फिल्मों में एक्ट किया और 110 हिंदी के गाने गाकर जमाने में सबको मोहित कर लिया। सब उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते थे। लता जी बचपन से उनके गाने सुनती आई थी। अपने एक इंटरव्यू में कहा है उन्होंने कि घर में अगर परमिशन थी तो सिर्फ सहगल साहब की फिल्म देखने की। पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी सहगल साहब की फिल्में देखने उन्हें ले भी जाते थे। बाकी किसी और की फिल्में देखने की परमिशन नहीं थी। इस वजह से ये जो बालिका लता थी, बच्ची लता, उसका एक सपना था कि एक बार वो सहगल साहब से मिले, उनके दर्शन करे। सामने से कभी देखा नहीं। लता जी बताती हैं कि सहगल साहब के लिए मेरा पागलपन इस बात से समझ सकते हैं कि जब मेरे पिताजी की पहली बरसी हुई तो मैंने अपने पिताजी के गानों के साथ साथ सहगल साहब के गाने भी गाए और उन गानों को गाकर अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की।
लता जी को काम मिलने लगा, गाने मिलने लगे, कुछ पैसा आने लगा, तो वो अपने पैसे से एक बड़ा रेडियो खरीद कर लाई। ख्वाहिश वही थी कि घर पे बैठकर सहगल साहब के गाने सुनने को मिलेंगे। रेडियो घर के कोने में रखा सजाकर, और उसी रेडियो के सामने एक चटाई बिछाकर लेट गई और रेडियो ऑन कर दिया। जब उन्होंने रेडियो ऑन किया तो सबसे पहली खबर उस रेडियो पर आई, हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर, एक्टर, फिल्मी स्टार कुंदन लाल सहगल अब नहीं रहे। ओह। लता मंगेशकर कहती हैं कि खबर सुनते ही मैं इतनी पागल हो गई, इतनी दुखी हो गई, इतने शोक में डूब गई कि मैंने वो रेडियो अपने घर से निकालकर बाहर रख दिया और बहुत अरसे तक उसे न देखा ना ही उसे स्विच ऑन किया। वो कहती हैं कि मेरी जिंदगी की जो अधूरी इच्छाएं हैं उनमें से एक इच्छा ये थी, एक सपना था जो कभी सच नहीं हो सका, सहगल साहब से मिलने का। आज इस प्रोग्राम को यहीं विराम देता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।